हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने बताया था, पूर्णांक से लेके सम और विषम संख्या की बात किए थे, और इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का और 2 पार्ट, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले आपको 2 कंसेप्ट समझना होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए, गुणनखंड आपको समझना होगा कि गुणनखंड किसको कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। देखिए, सीधी सी बात जान लीजिए कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी संख्या का गुणनखंड वह होगा जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग लगा दे। तो जैसे 1 का आपको गुणनखंड पता करना है, तो 1 को कौन कौन पूरा पूरा भाग लगा देगा, तो 1 ही लगाएगा। 2 किससे किससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 1 और 2। 3 किससे किससे भाग लग जाएगा, 1 से 3 से। 4 किससे किससे पूरा पूरा भाग लगेगा, 1 से 2 से 4 से। 5 किससे किससे भाग लगेगा पूरा पूरा, 1 से 5 से। 2, 5 की भाज्य संख्या किसको कहेंगे या अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होगा जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग लगा दे, यानी कि उस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 1, तो 1 भाग लग जाएगा सिर्फ 1 से, इसलिए 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 12 किससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कौन सी संख्या से, तो 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा और 12 से, इसलिए 12 का गुणनखंड हो गया। ये दोनों पॉइंट को आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि भाज्य और अभाज्य किसको कहेंगे। तो आइए देखिए, भाज्य संख्या के लिए क्या है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा अधिक, यानी कि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य कहेंगे। अगर मान के चलिए गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या बोल रहे हैं, केवल 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। और गुणनखंडों की संख्या अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो खुद और 1 से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और वह संख्या जो 1 और खुद से भाग लगने के बाद किसी तीसरी और संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड खुद वह संख्या होगा और 1 होगा तो उसे हम लोग अभाज्य कहेंगे, और भाज्य संख्या खुद और 1 के अलावा बहुत सारा उसका गुणनखंड हो गया। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के बारे में क्या विचार है, तो फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। देखिए, 2 का कितना गुणनखंड है, 1 गो 2 गो, मात्र 2 गो है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3 का कितना गुणनखंड है, 2 ठो, 1 और 3, इसलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर यानी कि पी से सूचित करते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, तो देखिए 2 से ज़्यादा हो गया गुणनखंडों की संख्या, इसलिए ये हो जाएगा भाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। खुद से और 1 से कट रहा है तो वो अभाज्य हो जाएगा, और 1 और खुद से छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर वो भाग लग रहा है पूरा पूरा तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए क्या परिभाषा है, इसको समझ लीजिए। वह प्राकृतिक संख्या, या उसे ही हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जिसकी गुणनखंडों की संख्या केवल क्या हो, 2 हो। यहाँ पे गुणनखंड 2 नहीं बोल रहा है, गुणनखंडों की संख्या, यानी कि उनका गुणनखंड को काउंट करना, और काउंट करने के बाद गिनने के बाद अगर 2 आ रहा है तो वो अभाज्य होगा, या 2 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अर्थात वह प्राकृतिक संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाता है। यहाँ विभाजित होने का मतलब वह खुद से और 1 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसे और मैथमेटिकली अगर कहें तो p कोई पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक, धनात्मक, और इसका गुणनखंड जानते हैं खुद क्या है, p और 1। यहाँ p के जगह मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या का उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43 और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी संख्या किस में आ जाएगा, अभाज्य संख्या। क्योंकि आप इसे जांच भी सकते हैं कि ये सारी संख्या खुद और एक से कट रहा है, यानी कि इनका गुणनखंड खुद होगा और एक होगा, इसलिए ये सारी संख्या क्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या होगा। अब आते हैं कि भाज्य का परिभाषा समझते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे दोस्तों। तो देखिए, वह प्राकृतिक संख्या जिसकी गुणनखंडों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो। यहाँ पे आपको शब्द पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुणनखंडों की संख्या, ये नहीं बोला जा रहा है कि गुणनखंड 2 हो, यानी कि उसे काउंट करना, और काउंट करने के बाद अगर गुणनखंड 2 से प्लस आ जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या जो खुद और एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वह संख्या जो खुद से और एक को छोड़कर बहुत सारी संख्या से कटे, हो सकता है 3 से 4 से, इस तरह से ढेर सारा संख्या से वो भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4, फिर 6, 8, 9 और इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे एक का देखिए क्या है, गुणनखंड सिर्फ एक आ रहा है। यहाँ पे परिभाषा में क्या कहा जा रहा है कि अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड उनकी होनी चाहिए और भाज्य होने के लिए 2 से ज़्यादा। लेकिन एक को हम लोग जब देखते हैं तो एक के पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक को ना भाज्य में रखा गया और ना ही उसे अभाज्य संख्या में रखा गया। इसे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये ओनली फॉर क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। इसलिए बहुत सारा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक को किस में रखा जाए, उसे भाज्य में रखा जाए या अभाज्य, क्योंकि एक का जब आप गुणनखंड करते हैं तो सिर्फ एक होता है, तो इसलिए एक ना अभाज्य संख्या होगा और ना ही भाज्य संख्या, वो ओनली फॉर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। जैसे पहला आपका बोर्ड में ये सवाल आता है, कई बार ये पूछा जाता है, तो आइए दोस्तों इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इनका कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसा अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ वो खुद सम संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। और कभी कभी ये भी बहुत सारा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड की एग्ज़ाम में भी कि 1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या, आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 25। और इसी तरह 1 और 100 के बीच अगर कुल भाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो 74 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि आपका सोचना यही होगा कि 100 में अगर 25 अभाज्य हो गया तो बचा 75, ये भाज्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक जो है ना वो भाज्य भी नहीं होता, अभाज्य, इसलिए एक इसमें से माइनस हो जाता है। इसलिए टोटल जो हम लोग का संख्या होता है 1 और 100 के बीच, वो 74 हम लोग का भाज्य संख्या होगा। फिर बहुत सारे एग्ज़ाम में इसे लिंक करके सवाल पूछा जाएगा आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना, 2 अंकों की। यहाँ पे अगर आपको सीधा सवाल ये करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 2 होगा, लेकिन यहाँ शर्त लगा दिया कि वो 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लेते हैं ये 2 अंक है लेकिन ये भाज्य है, और 11 लिखिए ये, तो सबसे छोटी में 11 आ जाएगा जो क्या है, अभाज्य संख्या। उसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 10। और इसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी अगर अभाज्य पूछे तो 97 हो जाएगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 99, क्योंकि इसके बाद जब भी जाइएगा तो वो 3 अंक वाला संख्या आ जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कभी कभी भाज्य संख्या का कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे संयुक्त, यौगिक संख्या कहते हैं। और एक फैक्ट और जान लीजिए कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य दोनों है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा अगर कोई भी हम लोग अभाज्य संख्या देखें तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, विषम, 2 को छोड़कर। तो ये सारा फैक्ट है। अब बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछा था लास्ट ईयर में कि उसका सवाल ये था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2। फिर पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा था दोस्तों, तो गुणनफल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। तो कभी कभी हो सकता है कि योगफल पूछ ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 6। तो कभी कभी इस तरह से आपको घुमा के पूछा जा सकता है, या इसी से लिंक कर देगा, बोल दिया जाएगा कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बता दीजिए, तो मौसा कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम यानी कि लौसा कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भी आपको अगर वो घुमा के सवाल करता है तो आप उसका सही सही उत्तर दे पाइएगा। और जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हर सवाल में फंस सकते हैं दोस्तों। तो ये आइए दोस्तों, अभाज्य और भाज्य संख्या को समझने के बाद एक और संख्या के बारे में जानते हैं जिसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा क्या कह रहा है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले हम लोग बात किए थे गुणनखंड, अब क्या है बात करना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ में जब सेम चीज़ होता है तुलना करते हैं तो अगर उनमें सेम चीज़ पाया जाता है तो उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण लेते हैं, 3 का गुणनखंड कीजिए, 1 और 3 हो गया, और 5 का गुणनखंड कीजिए तो देखिए 1 और 5, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, दोनों में सेम क्या आ गया 1, तो इसे कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, और कुछ आ रहा है। तो कहा जाता है कि वैसी दो संख्या जो जुड़वा में होगा और अगर उनके बीच कॉमन गुणनखंड निकाला जाए और अगर 1 आए और 1 के सिवा कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं आए तो ऐसी दो संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे इसको उदाहरण लीजिए, देखिए इसमें सह अभाज्य में जरूरी नहीं कि भाज्य या अभाज्य होना, दोनों में से कोई हो सकता है, बस उसके बीच कॉमन गुणनखंड आपका 1 होना चाहिए। जैसे 4 का गुणनखंड करते हैं तो 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4। 9 का गुणनखंड करते हैं 1 3 9। अब देखिए दोस्तों इसके बीच उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो जब दो जुड़वा संख्या में कॉमन गुणनखंड 1 हो, उसके अलावा कोई और ना हो, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसे एकदम बहुत आसान भाषा में कहें तो ये जुड़वा में होगा, वैसी दो जुड़वा संख्या जो केवल 1 से भाग लगे उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। और छोटी छोटी एक संख्या और जान लेते हैं, बोलते हैं कि यदि दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो तो इस प्रकार के अभाज्य संख्या को हम लोग जुड़वा कहते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच। आइए दोस्तों एक और संख्या समझते हैं जिसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए संपूर्ण संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड कीजिए, 1 2 3 और 6। अब इसके ना सारे गुणनखंड को जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो जोड़िए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12। तो जब इसके गुणनखंडों को जोड़ दिए यानी कि सभी गुणनखंडों को, तो देखिए इससे क्या हो गया 2 गुना हो गया, तो इसीलिए 6 क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। इस तरह का अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10th मैथ आपको मैं पूरे यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊँगा, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ओनली फॉर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों।